नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। हिंदू विरोधी इकोसिस्टम काम कैसे करता है यह आपको हिंदुस्तान में बैठकर पता नहीं चलेगा। इसके लिए आपको बांग्लादेश की नई तस्वीर देखनी चाहिए। इसके लिए आपको कनाडा से आई नई ब्रेकिंग न्यूज देखनी चाहिए। जानते हैं बांग्लादेश की सरकार ने क्या किया, बांग्लादेश की सेना ने क्या किया। एक मौलाना ने हिंदुओं के खिलाफ अनाप शनाप कहा, बयान दिया और फिर पीटा भी। हिंदुओं को ही गया, घर में घुसकर हिंदुओं को मारा गया। बांग्लादेश की आर्मी ने हिंदुओं पर अटैक कर दिया। जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, जब मोदी कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ही हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी है? ये पूरी रिपोर्ट देखिए, आंखें खुली रह जाएंगी। हिंदू जब जब बंटते हैं तो कैसे कटते हैं, ये कनाडा में फिर से दिख गया। हिंदू जब एकजुट नहीं रहते तो कैसे बिखर जाते हैं, ये कनाडा में फिर से नजर आ गया। कनाडा में कैसे एक इकोसिस्टम हिंदुओं के खिलाफ काम कर रहा है, ये दुनिया को पता चल गया। सुन लो, अभी भी कह रहे हैं बटोगे, अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला होगा। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। आपको ये बयान जरूर याद होगा। ये कनाडा के ब्रैम्पटन में जिस हिंदू सभा के मंदिर पर हमला हुआ था, उसके पुजारी हैं। इनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। रविवार को खालिस्तानियों ने मंदिर के बाहर हमला किया था। मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं को खूब पीटा था, उनके साथ लाठी डंडों से मारपीट की थी। इसी घटना के बाद इस मंदिर के बाहर बड़ी संख्या में हिंदू जमा हुए थे, खालिस्तानियों के प्रति अपना आक्रोश दिखाया था। यहीं पर जमा लोगों को मंदिर के पुजारी राजेंद्र प्रसाद ने संबोधित किया था। राजेंद्र प्रसाद ने हिंदुओं से एकजुट होने की अपील की थी। आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो आज हम लोगों। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है कि मंदिर के पुजारी राजेंद्र प्रसाद को सस्पेंड कर दिया गया है। इस लेटर को ध्यान से पढ़िए। ये कनाडा के हिंदू सभा की तरफ से जारी किया गया है। ये 5 नवंबर को जारी किया गया और इसमें लिखा है कि 3 नवंबर को हिंदू सभा मंदिर के प्रांगण में एक प्रदर्शन हुआ था। इस प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी और इसमें पुजारी राजेंद्र प्रसाद ने हिस्सा लिया था, इसलिए उन्हें तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि सस्पेंशन का यह ऑर्डर हिंदू सभा के अध्यक्ष मधुसूदन लामा की तरफ से जारी किया गया। लेकिन सवाल है कि क्यों? हिंदू सभा मंदिर के इस पुजारी ने हिंदुओं के एकजुट होने की बात की थी। यह कहा था कि हिंदू अगर बटेंगे तो ऐसे ही कटते रहेंगे। खालिस्तानियों का हमला इसका सीधा सबूत है कि हिंदू किस तरह से खतरे में है। मंदिर के पुजारी ने यह भी कहा था कि यह हमला सारे हिंदुओं के ऊपर है, लेकिन इसके बाद भी उन पर कार्रवाई हुई। सवाल है कि क्यों? अब आप सोचिए कि कनाडा में काम करने वाला एंटी हिंदू इकोसिस्टम कितना मजबूत है। कनाडा का एंटी हिंदू इकोसिस्टम खुद हिंदुओं पर हमले करता है और फिर हिंदुओं के ही पुजारी को सस्पेंड भी करवा देता है। जाहिर तौर पर हिंदू सभा पर दबाव डाला गया होगा, उन्हें पुजारी को सस्पेंड करने के लिए मजबूर किया गया होगा। यह धमकी दी गई होगी कि अगर पुजारी को सस्पेंड नहीं किया गया तो खुद उन पर कार्रवाई होगी। क्योंकि यह तो हमने उसी दिन देख लिया था कि कनाडा की पुलिस कहीं से भी हिंदुओं के साथ नहीं है, वो हिंदुओं के खिलाफ है। हिंदुओं को ही प्रदर्शन नहीं करने दे रही थी, हिंदुओं को ही गिरफ्तार कर रही थी। जबकि खालिस्तानी पूरी तरह से कनाडा में आजाद घूम रहे हैं, पूरी तरह से पुलिस प्रोटेक्शन एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन कनाडा का हिंदू अब शांत नहीं रहने वाला है, वो जाग गया है। कनाडा का हिंदू सड़कों पर उतर रहा है। देखिए खालिस्तानियों के हमले के बाद कैसे कनाडा का हिंदू उसी मंदिर के बाहर जमा है। ये ब्रैम्पटन का ही हिंदू सभा का मंदिर है, जहां रात में 1000 से ज्यादा हिंदू जमा हो गए। यहाँ हिंदुओं की तरफ से एकता दिखाई गई। जिस महिला ने खालिस्तानियों की बर्बरता का वीडियो बनाया था, वो भी इस प्रदर्शन में मौजूद थी। बहुत खतरनाक हमला किया था, लाठी डंडों से बहुत मारा इन्होंने। जब ये वीडियो मैंने बनाई और वायरल हुई, तब मेयर को भेजा, मेयर ने और पुलिस वालों को भेजा। वो पुलिस वाले हमारे लिए नहीं आए थे,
वो पुलिस बहुत मारा। पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस ब्रूटैलिटी, पुलिस ब्रूटैलिटी। कनाडा के हिंदू फिलहाल तो एकजुट दिखते हैं, लेकिन हिंदुओं और खालिस्तानियों में फर्क यह है कि खालिस्तानी राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। वो पूरी तरह से ट्रूडो की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। कनाडा में खालिस्तान की अलग पॉलिटिक्स चलती है, जबकि हिंदू राजनीतिक रूप से इतना सक्रिय नहीं है। इसीलिए ये आवाज उठ रही है कि अब हिंदुओं को भी पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा। But will anything change? No. Nothing will change unless you increase your electoral participation. Electoral participation of Hindus is embarrassingly low. It's less than 10%. Shame on us. The situation community is here right now. Blame is on us, not on the people who are exploiting that. They will exploit if you will stay weak. You need to make your hand strong by making your participation in electoral participation. हिंदुओं को एकजुट करने में कोalition ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका का बड़ा रोल है। देखिए उनके एक्स अकाउंट से क्या पोस्ट किया गया। एक एक शब्द पर गौर कीजिए। लिखा है कि कनाडा में हिंदुओं के लिए बहुत खतरनाक वक्त है। हमारे मंदिरों पर हमले हो रहे हैं। हिंदुओं और खालिस्तानियों के प्रदर्शन को हैंडल करने के दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। ये भी लिखा है कि हिंदुओं से नफरत को रोका जाए। हिंदुओं की इसी संस्था की तरफ से इस मंदिर के बाहर प्रदर्शन आयोजित किया गया था। This is a big milestone in terms of Hindu community coming out on the street to reflect their anger, their mistrust, their frustration with the Canadian politics, with the media, also regurgitating the same lies and same narratives of sometimes Khalistani extremists being activists and Hindu trauma being suppressed. So this is great that more than 1,000 people showed up to protest the brutal attack which happened yesterday in this ground. So it's good that it is a start, but it is not the end of it. कनाडा इस वक्त एक ऐसा देश है जहां मुस्लिम और खालिस्तानी इकोसिस्टम बहुत ज्यादा हावी है। इसीलिए ये इकोसिस्टम हिंदुओं का और यहूदियों का बहुत विरोध करता है। भारत और इजराइल के खिलाफ यहां नफरत दिखती है। इजराइल के खिलाफ यहां खुलेआम हिंसक प्रदर्शन होते हैं। भारत के खिलाफ खालिस्तानी भी खूब प्रदर्शन करते हैं और अब तो हमले भी करने लगे हैं। लेकिन अब देखिए कि कैसे कनाडा में हिंदुओं को यहूदियों का भी समर्थन मिल रहा है। भारत को इजराइल के नागरिकों का भी समर्थन मिल रहा है। हिंदू सभा के मंदिर के बाहर जब हिंदुओं ने प्रदर्शन किया तो एक यहूदी इजराइल का झंडा लेकर इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए। देखिए कैसे भारत और कनाडा के झंडे के साथ मंदिर में इजराइल का झंडा भी लहरा रहा है। फिलिस्तीन और हमास के समर्थक लगातार यहूदियों के खिलाफ खुलेआम हिंसा का समर्थन कर रहे हैं और अब यही हिंदुओं के खिलाफ भी हो रहा है। इसलिए कनाडा में यहूदी और हिंदू एक साथ आ गए हैं। What brought me here is the atrocities that we witnessed, that were committed here yesterday and during the year, both here in Canada and in other countries. Here in Canada, Justin Trudeau and the government has to step up, has to make sure that everybody is free to practice their own religion without having any fears, free to do whatever they want and just be their own people. Unfortunately, that is not the case today in Canada that we have today. And that's why it's important to come. As Rishabh said here, everybody has to join the politics movement and have to make sure that these things don't happen anymore. कनाडा में यहूदियों और इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ मरने मारने की कॉल देते हैं। लेकिन अब तो लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद कनाडा का ये एंटी हिंदू और एंटी जू इकोसिस्टम बहुत डरा सहमा सा दिख रहा है। प्रो मुस्लिम और प्रो खालिस्तानी इकोसिस्टम की हालत टाइट लग रही है। यकीन नहीं होता तो जरा कनाडा के नेता और खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह का यह बयान सुनिए। ट्रंप के चुने जाने पर जगमीत सिंह अंदर तक हिले हुए हैं। I expect that the Prime Minister will come out and state clearly that Donald Trump's plans are wrong. The fact that he has proposed an across-the-board tariff is wrong. That's going to jack up the price of everything. It's going to hurt workers in Canada, and it's going to hurt workers in the United States. It's going to mean increased costs for everybody. So I want to see the Prime Minister come out clearly and say that's wrong.
That's a bad plan. That's going to hurt people. And I think about Gaza and the fact that if we saw a emboldened Netanyahu who was engaged in a campaign of violence and genocide against the people of Gaza, imagine what that's going to be under a Trump administration with even further supports to engage in that type of activity. I'm deeply worried about what this means across the world, the threats to people's lives, and the instability that this could cause. And I think it's more important than ever for Canada to work with our allies to ensure that we are bringing a voice for peace, for diplomacy, and continuing to call for a ceasefire. कनाडा के खालिस्तानियों ने हिंदुओं पर उस वक्त हमला किया था जब इसी हिंदू सभा मंदिर के अंदर लाइफ सर्टिफिकेट बांटे जा रहे थे। यह कैंप भारतीय कॉन्सुलेट की तरफ से कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए लगाया गया था। आप जैसा कि इन तस्वीरों में देख सकते हैं, इनमें ज्यादातर सिख समुदाय के ही लोग हैं। लेकिन अब टोरंटो में भारतीय कॉन्सुलेट जनरल की तरफ से कहा गया है कि ये कैंप कैंसिल किए जाते हैं क्योंकि कनाडा मिनिमम सिक्योरिटी भी नहीं दे पा रहा। सोचिए कितनी शर्म की बात है। You would have seen the message posted by our consulate in Toronto that they have had to cancel the consular camp that they were planning to organize over the weekend because they did not get adequate security or security assurance from the host government. So that was the reason why these consular camps have been cancelled. As you know, we have a large diaspora in Canada. Many of these people, especially around the month of November, December, they need several documentation for continuation of their pensions and several other activities here in India. So this consular camp that we do is helpful to the community, to both people of Indian nationality and people who are of Indian origin but Canadian nationals today. So that is the reason why the consular camps have had to be cancelled. But I do understand that in other parts of Canada, Vancouver for example, the consular camps will be conducted. These consular camps are conducted at the request of the community organizations. So where the community organization is comfortable, we'll go ahead with these consular camps. असल में जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में कनाडा ने खालिस्तानियों को खूब बढ़ावा दिया। जस्टिन ट्रूडो की अपनी लोकल पॉलिटिक्स भी इसके पीछे थी, लेकिन जो बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन भी ये चाहता था कि भारत इधर से परेशान होता रहे। इसीलिए तो बिना सबूतों के कनाडा के प्रधानमंत्री ने भारत पर इतने गंभीर आरोप लगाए। दूसरी तरफ भारत के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देने वाले खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू को भी अमेरिका फुल प्रोटेक्शन दे रहा है। लेकिन अब अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होंगे और देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप को बधाई का जो पहला फोन जाता है, उनमें कुछ चुनिंदा नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी होता है। नरेंद्र मोदी ने कल एक्स पर पोस्ट करके ट्रंप को बधाई दी थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई देने के लिए फोन भी कर लिया है। इस एक ट्वीट ने दुनिया में कई समीकरण बिगाड़ दिए हैं। मोदी की भाषा पर गौर कीजिए, माय फ्रेंड लिखा है। जानकारी यह भी मिली है कि नरेंद्र मोदी के फोन कॉल पर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर उन्हें अपना मित्र बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैग्निफिशिएंट यानी एक शानदार व्यक्ति बताया। ट्रंप ने यह भी कहा कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी को प्यार करती है। इसके अलावा ट्रंप ने भारत को एक सच्चा दोस्त बताया और दोनों के बीच में दुनिया की शांति के लिए काम करने की बात हुई। India-US partnership is a very special and a multifaceted partnership. Our Prime Minister spoke to President Trump yesterday. Before that, he also sent a message on X post congratulating him on his historic election victory. As fellow democracy, India celebrates this expression of people's mandate in the United States. Prime Minister conveyed to President-elect that we look forward to working very closely, as he had done with him earlier as well, closely to further strengthen India-US comprehensive global and strategic partnership. Both India and the United States will work for the betterment of the people and to promote global peace and stability and prosperity. So we want to further strengthen our partnership and we look forward to it. वैसे डोनाल्ड ट्रंप के आने से बांग्लादेश के हिंदुओं को भी नई उम्मीद जगी है। ट्रंप बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पर ट्वीट कर चुके हैं और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने दिवाली का दिन चुना। लेकिन बांग्लादेश में
हिंदुओं के हालात सुधरने के बजाय और खराब हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को उनके घरों में घुसकर घरों से निकालकर पीटा जा रहा है, और ये कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश की आर्मी ही कर रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बांग्लादेश की आर्मी वहां के हिंदुओं पर यह जुल्म कर रही है। पूरी कहानी आपको बताते हैं। ये पूरा केस बांग्लादेश के चटगांव का है, जहां एक मुस्लिम कारोबारी ने इस्कॉन के बारे में काफी अपशब्द कहे थे। सोशल मीडिया पर इस्कॉन मंदिर के खिलाफ ये टिप्पणी वायरल हुई तो यहां हिंदुओं ने विरोध किया। मुस्लिम कारोबारी के घर के बाहर हिंदू प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश की पुलिस और सेना के जवान आ गए और फिर चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उन्हें घरों से घसीटकर मारा गया। देखिए कैसे बांग्लादेश की सेना के जवान हिंदुओं को पीट रहे हैं। यह चटगांव की हजारी गली का वीडियो है। लोग बचने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। सेना और पुलिस के जवान ऐसे ही हथियारों से लैस होकर हिंदुओं को खोज रहे हैं। बांग्लादेश की पुलिस और सेना इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि उनकी हरकतें कैमरों में रिकॉर्ड न हो पाएं, इसलिए सीसीटीवी तोड़े जा रहे हैं। भारत की तरफ से भी इन घटनाओं का संज्ञान लिया गया है। चटगांव में भड़काऊ बातें की गई सोशल मीडिया पे। वो भड़काऊ बातें हिंदू समुदाय के लेकर थी, उसके कारण वहाँ पर झगड़ा हुआ। वहाँ पर वहाँ पर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उन पर अटैक हुआ, उन पर लूटमारी की गई, उनको धमकाया गया। और ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के पीछे जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ग के लोग हैं, जो उग्रवादी उस टाइप के लोग हैं, उनका हाथ है। और हमारा ये बड़ा ये इस पहल से, इस प्रकार की चीज़ों से वहाँ पर समाज में जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है, कम्युनल टेंशन बढ़ सकता है। तो हमारा आग्रह है और वहाँ की सरकार से कि वो कदम उठाए ताकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट वर्ग के लोग हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उन पर एक्शन लिया जाए। और जो वहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग हैं और माइनॉरिटी वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। ये उनकी खास जिम्मेवारी है कि सुरक्षा उनको दिया जाए। काफ़ी सारे वीडियो हमने देखे हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया में, काफ़ी चल रहा है। वहाँ पर लूटपाट हुई, उनको धमकाया गया, उनको मारा गया। ये निंदनीय है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी जुल्म सितम की बात की थी, इसीलिए बांग्लादेश के हिंदुओं को यह उम्मीद जग रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से हो सकता है कि उनकी स्थिति सुधर जाए। बांग्लादेश के मौजूदा हालात के लिए जो बाइडेन का प्रशासन जिम्मेदार है। खुद शेख हसीना ने यह दावा किया था कि बांग्लादेश में उनका तख्तापलट जो बाइडेन ने ही करवाया था, जिसके बाद बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों का राज हुआ, जो हर रोज भारत को एक नई धमकी देते हैं। बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों पर जुल्म कर रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका बांग्लादेश को लेकर अपनी क्या पॉलिसी रखता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए तुरंत शेख हसीना भी एक्टिव हो गई। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद उन्हें बधाई दी। शायद वो ये उम्मीद रख रही होंगी कि हो सकता है कि फिर से वापसी हो जाए। शेख हसीना के डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका से बेहतर संबंध हुआ करते थे, लेकिन जो बाइडेन के आने के बाद अमेरिका और बांग्लादेश के संबंध खराब हुए तो फिर अमेरिका ने तख्ता पलट ही करवा दिया। तो क्या यह मान लिया जाए कि जो बाइडेन के करीबी मोहम्मद यूनुस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और क्या इसमें ट्रंप एक बड़ी भूमिका निभाएंगे? एक और देश है जहां ट्रंप के आने से खलबली मची हुई है, और उस देश का नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने बहुत उम्मीदें जताई थी कि डेमोक्रेटिक कमला हैरिस की सरकार आ जाती तो उसके लिए ठीक रहता, क्योंकि पाकिस्तान यह जानता है कि डोनाल्ड ट्रंप के सबसे अच्छे दोस्त इस वक्त नरेंद्र मोदी हैं, और यह पाकिस्तान को कभी स्वीकार नहीं हो सकता। इसीलिए जब मोदी ने ट्रंप से फोन कॉल पर बात की तो पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान में हंगामा हो गया। पाकिस्तान डर रहा है कि अब इंडिया ट्रंप के साथ मिलकर पता नहीं क्या करवा देगा। कल देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्ट हुए हैं, पहले ही दिन अभी मेरा ख्याल नतीजा भी पूरा नहीं आया था, तो दो मुल्कों के सरबराहान जो हैं उन्होंने कॉल्स ली हैं, एक मोहम्मद बिन सलमान की और दूसरी नरेंद्र मोदी की। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को आज तक बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने इनकी दी हुई मुबारकबाद का जवाब भी नहीं दिया। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के मामले के ऊपर हमारी रेलिवेंस थी।
अब लग रहा है कि वो भी ख़त्म हो गई है। जो दुनिया के इश्यूज़ हैं पाकिस्तान उनमें बिल्कुल साइड लाइन हो चुका है। हमारा सिर्फ दौरे जो हैं उनका एक ही मकसद रह गया है और वो ये है कि हमने पैसे कैसे मांगने हैं। आलमी राय आमा इस वक्त ये समझती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। 2 साल हो गए हैं, किसी यूरोपीय यूनियन के मुल्क ने शहबाज शरीफ को कॉल भी किया, किसी जमहूरी मुल्क ने पाकिस्तान के मामलात को देखने की भी जहमत की। असल में पाकिस्तानियों को यह गफलत भी है कि अगर इमरान खान होते तो इतनी मुश्किलें नहीं होती, क्योंकि उन्हें लगता है कि इमरान खान के ट्रंप से बेहतर रिश्ते थे। लेकिन हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ हैं, आतंकवादियों को पाकिस्तान में पालने के खिलाफ हैं। The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. एक धमकी भरा कॉल आया, शाहरुख खान से 50 लाख की फिरौती मांगी गई। मुंबई पुलिस कॉल करने वाले की तहकीकात करते हुए रायपुर पहुंची। एक वकील मिला, उसने कहा कि मेरा नंबर है जिससे फिरौती मांगी गई। वकील मुस्लिम है और कह रहा है कि वो बिश्नोई समाज के बहुत करीबी है, लेकिन उसने ना धमकी दी और ना ही फिरौती मांगी। तो फिर वो कौन है जो शाहरुख खान को डराना चाहता है? एक दिन पहले सलमान खान को मैसेज आया, 5 करोड़ की फिरौती मांगी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को इसी तरह धमकी भरा कॉल आया। धमकी भरे कॉल करने वाले या तो मुस्लिम हैं या फिर बिश्नोई। ये पैटर्न क्या बताता है? मुंबई के स्टार और नेता क्या वाकई बड़े खतरे में हैं या फिर कोई मजे ले रहा है? फुल डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। शाहरुख खान को धमकी, सलमान खान को धमकी, सलीम खान को धमकी, जिशान सिद्दीकी को धमकी, बाबा सिद्दीकी का मर्डर। मुंबई में कौन बड़े बड़े अभिनेताओं और नेताओं को धमकी दे रहा है? दाऊद के बाद कौन मुंबई का बड़ा भाई बनना चाहता है? बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान का नाम भी उस लिस्ट में शामिल हो गया है जिन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। एफआईआर की कॉपी के मुताबिक 5 नवंबर को मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक मोबाइल कॉल आता है। फोन करने वाला अपना नाम पता नहीं बताता और सीधे शाहरुख खान को धमकी देता है। धमकी देने की स्टाइल क्या थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो बैंड स्टैंड वाला शाहरुख है, उसे 50 लाख देने को बोल वरना मार डालूंगा। पुलिस ने जब धमकी देने वाले भाई से पूछा कि कौन बोल रहा है तो जवाब क्या मिला? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरा नाम क्या है, तू मेरा नाम हिंदुस्तानी लिख दे। मामला हाई प्रोफाइल था और बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी देने का था। लिहाजा मुंबई पुलिस फौरन हरकत में आई। एफआईआर दर्ज हुई और जांच पड़ताल शुरू हो गई। सबसे पहले जिस मोबाइल नंबर से कॉल आया था उसकी लोकेशन निकाली गई। शाहरुख को धमकी देने वाला मुंबई से 1050 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में था। मुंबई पुलिस की एक टीम फौरन रायपुर रवाना की गई और मोबाइल नंबर से कॉलर का पता ठिकाना तलाशा गया। 5 नवंबर मंगलवार के दिन जिस मोबाइल नंबर से शाहरुख खान से 50 लाख की फिरौती मांगी गई वो नंबर फैजान के नाम पर रजिस्टर्ड था। मुंबई पुलिस सीधे फैजान के घर पहुंची, उसे थाने चलने को कहा। फैजान पहले मुंबई के लाल बाग में रहता था, अब रायपुर के कोर्ट में वकालत करता है। घर में मुंबई पुलिस को देखकर फैजान के भी होश उड़ गए। वो भागा भागा थाने पहुंचा। उसने डरते डरते पुलिस से पूछा कि मामला क्या है। पुलिस ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर की कॉपी उसके सामने रख दी। शाहरुख से 50 लाख की फिरौती और जान से मारने की धमकी की बात सुनकर फैजान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मुंबई पुलिस को बताया
कि उसका मोबाइल कुछ दिन पहले चोरी हो गया था और इसकी एफआईआर रायपुर के कमाटी थाने में 2 नवंबर को उसने दर्ज कराई थी। लेकिन उसने अपना नंबर नहीं बंद कराया था क्योंकि उसी नंबर से दूसरे फोन पर व्हाट्सएप चला रहा था। इंडिया टीवी ने फैजान से व्हाट्सएप पर इन्वेस्टिगेशन की एक डिटेल ली। और शाहरुख खान को जो धमकी मिली है वो आपके ही नंबर से मिली है? हाँ, मेरे नंबर से मिली है। ये आपको जानकारी कब और किसने मुहैया कराई? ये आज बांद्रा पुलिस से रायपुर पुलिस आई थी यहाँ पे, महुआ पुलिस से वहाँ मुझे बुलाया गया था, उन्होंने बताया ये बात। क्या बताया उन्होंने, किस तरह की धमकी, कब आई है धमकी? ये शायद 5 तारीख को धमकी दी गई है उनको, शाहरुख खान को। और ये जो नंबर है मेरा, ये खो गया था नंबर ये असल में। अच्छा, कब खोया था ये नंबर? ये 2 तारीख को, और उसकी कंप्लेंट भी मैंने दे रखा है वहाँ थाने में, खमाड़ी पुलिस स्टेशन में। तो क्या आपने उसके बाद ये नंबर बंद नहीं करवाया था आपने? नहीं, एक्चुअली ये जो व्हाट्सएप है दूसरे नंबर पे चालू है, और जो सिम था वो दूसरे में लगा हुआ था वो। अच्छा, तो पहले आपको मुंबई पुलिस ने संपर्क किया, रायपुर पुलिस ने संपर्क किया, क्या पूछा उन्होंने? मुझे मेरे घर पे आए थे बांद्रा पुलिस से, तो बोले कि एक आपके थाने में आना। मैं गया यहाँ अपना महुआ थाने में, तो वहाँ उन्होंने बताया कि कॉल गया है मेरे नंबर से। तो भाई पूछताछ की, उन्होंने मुझे स्टेटमेंट दे दिया मैंने अपना, और फिर मुझे बोला कि आप 15-20 तारीख को वहाँ पे मुंबई में आइए, आप एक स्टेटमेंट लेके आते। फैजान का दावा है कि 2 नवंबर को उसका मोबाइल शंकर नगर चौकी के पास खो गया था। मुंबई पुलिस ने फैजान का स्टेटमेंट ले लिया और उसे 14 नवंबर को डिटेल स्टेटमेंट के साथ बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया है। फैजान का विवादों से पुराना नाता है। वो शाहरुख खान के खिलाफ मुंबई और जोधपुर में पहले एफआईआर दर्ज करा चुका है। शाहरुख खान की एक मूवी में हिरण के शिकार को लेकर उसने फिल्म को बैन कराने की मांग की थी। उसका दावा है कि वो अजमेर का रहने वाला है और बिश्नोई समाज के कई लोग उसके अच्छे दोस्त हैं। इसीलिए जब शाहरुख खान की फिल्म में हिरण के शिकार की बात आई तो उसे गुस्सा आया और उसने केस दर्ज कराया था। 5 तारीख किसी ने कॉल कर दिया शाहरुख खान को कि 50 लाख दो, नहीं तो जान से मार देंगे। तो उस पर एक मुंबई पुलिस आई थी रायपुर यहाँ पे मुझसे पूछताछ करने के लिए, मेरे घर पे आए थे। फिर मैं खुद पुलिस स्टेशन गया, अपना महुआ पुलिस स्टेशन में। तो करीबन 1-2 घंटा पूछताछ की उन्होंने मुझसे, मेरा स्टेटमेंट लिया मेरा। फिर अब 14 तारीख को वहाँ मुंबई बुलाया मुझको। वहाँ पे शाहरुख खान के खिलाफ मैंने कंप्लेंट दी हुई है ऑलरेडी, वहाँ पे एक मूवी को लेके, अंजाम मूवी को, जिसमें वो बोलता है हिरन का शिकार करता है वो, और अपने हरी सिंह से बोलता है नौकर से कि भाई इसको पका के खा लेना, और फिर कहता है कि मुझे बड़ा मजा आता है ऐसा करने में। तो उस पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था, क्योंकि बिश्नोई समाज के लोग मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, अजमेर राजस्थान से उन्हें, और एक मुसलमान होने के नाते अगर वो ऐसा बोलता है, किसी की आस्था को हाथ पहुंचाता है, तो वो निंदनीय है। उस पर मैंने एफआईआर लेने के लिए और मूवी को बैन करने के लिए कंप्लेंट दिया है। मुंबई कमिश्नर को दिया है, बांद्रा पुलिस को दिया है, और जोधपुर में भी दिया है, जहां सलमान खान के खिलाफ एफआईआर हुई थी। शाहरुख खान का आलीशान बंगला मन्नत भी बांद्रा बैंड स्टैंड पर है। 2 नवंबर को शाहरुख खान का बर्थडे था। इस मौके पर सैकड़ों फैंस वहां किंग खान की एक झलक पाने और उन्हें बधाई देने के लिए इकट्ठा हुए थे। शाहरुख भी हर बार की तरह बालकनी में आए फैंस का शुक्रिया अदा किया था। धमकी मिलने के बाद शाहरुख खान के बंगले मन्नत की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। शाहरुख खान को पहले से Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में 11 पुलिसकर्मी होते हैं। इनमें 1 या 2 कमांडो और 2 निजी सुरक्षा अधिकारी शामिल होते हैं। Y+ सिक्योरिटी में 1 स्कॉट वाहन भी होता है। इसके अलावा आवास पर 1 गार्ड कमांडर और 4 गार्ड तैनात होते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जो सबसे बड़ा मुंबई पुलिस के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है वो है थ्रेट कॉल्स। जिशान सिद्दीकी को लगातार थ्रेट कॉल आना, उसके बाद सलमान खान, उसके बाद योगी आदित्यनाथ, और अब इस कड़ी में शाहरुख खान का नाम भी जुड़ गया है। इस वक्त हम मन्नत अपार्टमेंट के ठीक बाहर मौजूद हैं, और अगर आप इस वक्त यहाँ देखें तो पुलिस बैरिकेडिंग तो की गई है, वहीं दूसरी तरफ मन्नत की तस्वीरें इस वक्त हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एक व्यक्ति द्वारा बांद्रा पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके शाहरुख खान को धमकी दी गई। पुलिस के लैंडलाइन नंबर पर जब ये फ़ोन किया गया तो पुलिस से कहा गया कि अगर बैंड स्टैंड वाले शाहरुख खान ने मुझे 50 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं उसे मार डालूंगा। पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है, और जब नंबर वेरीफाई किया गया, नंबर को ट्रेस किया गया, तो जानकारी मिली कि ये नंबर फैजान नाम के एक व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर है।
फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस तरह से थ्रेट कॉल्स अलग अलग बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को आ रहे हैं, ये मुंबई पुलिस के लिए एक परेशानी का बड़ा कारण बना हुआ है। अगर आप एफआईआर की कॉपी पढ़ें, एफआईआर में जो बातें दर्ज की गई हैं उसके मुताबिक जब पुलिस के अधिकारियों ने फ़ोन करने वाले व्यक्ति से उसकी पहचान पूछी तो उसने कहा कि मेरा नाम हिंदुस्तानी लिख दो। तो जिस तरह से ये फिल्मी डायलॉग्स का उपयोग करके इस आरोपी ने दिया है, तो क्या ये केवल महज एक फ़ैन है या फिर सच में इसमें कोई सीरियसनेस है? फिलहाल मुंबई पुलिस की टीम गहनता से जांच कर रही है। रायपुर में जांच पड़ताल के बाद अब मुंबई पुलिस वापस लौट चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस फैजान की पूरी कुंडली निकाल रही है। मुंबई से रायपुर और अजमेर तक उसका किन किन लोगों के साथ कनेक्शन है, इसका पता लगा रही है। एक्सटॉर्शन के लिए कुछ पैसों की मांग की गई थी, तो उस पर मुंबई पुलिस ने आकर के उसमें जो आरोपी का जो पहचान हुई है वो थाना पंडरी इलाके का रहने वाला है, तो उस पर मुंबई पुलिस उनको एक नोटिस तामील करके जा रही है। नहीं, अभी गिरफ्तारी का कुछ सूचना ऐसी नहीं मिली है, सिर्फ एक नोटिस उनको आप देख करके मुंबई पुलिस जा रही है। जो व्यक्ति है उसका नाम मोहम्मद फैजान खान के नाम से आइडेंटिफाई हुआ है और पेशे से वो एडवोकेट। धमकी फ़ोन कॉल के माध्यम से हुई थी। जो एक कॉल गई थी ये बांदा पुलिस स्टेशन को ही गई थी और बांदा पुलिस स्टेशन में जो स्टाफ है उसने वो कॉल सुनी और उसको धमकी मिली। उसके बाद उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके इसमें क्राइम रजिस्टर किया। कब का ये पूरा मामला? ये 5 तारीख का मामला है। धमकीबाजों ने मुंबई के सितारों की नींद उड़ा दी है। शाहरुख को धमकाने से 24 घंटे पहले सलमान खान को भी फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की नई धमकी मिली। 4 नवंबर को सोमवार के दिन मुंबई पुलिस की ट्रैफिक कंट्रोल को लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा मैसेज मिला। 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई। बिश्नोई समाज के मंदिर में जाकर माफी मांगने को कहा गया। मैसेज भेजने वाले ने खुद का नाम गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई बताया। साथ में कहा कि अगर बात नहीं मानी तो जान से मार देंगे, हमारा गैंग एक्टिव है। मुंबई पुलिस ने धमकी देने वाले जलाराम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। उसे कर्नाटक के हावेरी से गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया है। 35 साल का जलाराम बिश्नोई राजस्थान के जालौर का रहने वाला है। अभी तक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से उसके कनेक्शन का पता नहीं चला है। सलमान को 2 हफ्ते में 3 बार लॉरेंस के नाम पर धमकाया जा चुका है। 29 अक्टूबर को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में एक अज्ञात शख्स ने मैसेज कर धमकी दी। सलमान खान से 2 करोड़ की फिरौती मांगी। रकम नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी। मुंबई के वर्ली पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में आजम मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया है, जो बांद्रा ईस्ट का ही रहने वाला है। धमकीबाजों की लिस्ट में बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी भी हैं, जो बांद्रा ईस्ट से एनसीपी अजित गुट से चुनाव लड़ रहे हैं। 25 अक्टूबर को एक शख्स ने सलमान खान और जिशान सिद्दीकी दोनों को मारने की धमकी दी। जांच में धमकी देने वाले की लोकेशन नोएडा मिली। पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद तैयब उर्फ गुरफान नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। 20 साल का गुरफान यूपी के बरेली का रहने वाला है और काफी समय से नोएडा में रह रहा था। मुंबई पुलिस की जांच में पता चला है कि तैयब का कनेक्शन पंजाब के गैंग्स से है। मुंबई में नेताओं और अभिनेताओं को धमकी देने वाले खुद को लॉरेंस गैंग का मेंबर बताते हैं। अब कौन वाकई लॉरेंस गैंग से जुड़ा है और कौन सिर्फ धमकी देकर परेशान कर रहा है, ये पता लगाना मुंबई पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। सलमान खान के घर 14 अप्रैल को फायरिंग करने वाले 4 आरोपियों से स्पेशल कोर्ट ने लिखावट यानी हैंड राइटिंग का नमूना देने का आदेश दिया है। इन आरोपियों में विक्की गुप्ता, सागर पाल, मोहम्मद चौधरी और हरपाल सिंह उर्फ हैरी शामिल हैं। पुलिस हैंड राइटिंग के नमूने से उस लेटर की राइटिंग से मिलान चाहती है जो 2 साल पहले 5 जून 2022 को सलीम खान को बांद्रा बैंड स्टैंड पर मिला था, जिसमें लिखा था कि सलमान खान बहुत जल्दी तेरा मुझसे वाला होगा। मुंबई पुलिस को इससे एस्टैब्लिश करने में मदद मिलेगी कि 14 अप्रैल को सलमान के घर फायरिंग करने और 2022 में धमकी देने वाला गैंग एक ही है या फिर अलग अलग। सलमान के घर फायरिंग करने वाले 4 आरोपी अभी नवी मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल में हैं। सलमान के घर फायरिंग मामले में अब मुंबई पुलिस लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से लाने की तैयारी कर रही है। अनमोल साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है।
अनमोल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। विदेश में उसकी तलाश के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। उसके प्रत्यर्पण के लिए जल्द ही केंद्र के पास मुंबई पुलिस प्रस्ताव भेजेगी। प्रस्ताव भेजने की मंजूरी स्पेशल कोर्ट ने मुंबई क्राइम ब्रांच को दे दी है। अनमोल बिश्नोई एनआईए की भी वांटेड लिस्ट में है। एनआईए ने उस पर 10 लाख का इनाम घोषित किया है। अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी आरोपी है। बाबा सिद्दीकी को मुंबई के बांद्रा ईस्ट में शूटरों ने 12 अक्टूबर को दशहरा के दिन गोलियों से छलनी कर दिया था। बाद में इन शूटर्स का कनेक्शन भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा था। मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 23 साल के गौरव विलास अपूने को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। गौरव पर आरोप है कि उसने बाबा सिद्दीकी के मर्डर में शामिल आरोपियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी थी। मुंबई पुलिस का दावा है कि लॉरेंस गैंग बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के गवाहों को भी धमकी दे रहा है। एक गवाह से 5 करोड़ की फिरौती भी मांगी गई है और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। अब सवाल उठता है कि मुंबई में ये क्या हो रहा है? कभी सुपरस्टार को जान से मारने की धमकी, कभी नेताओं का मर्डर, कभी गवाहों को गोलियों से भून देने का डर। आखिर ये कब रुकेगा?